जेके सर की मिक्स क्लास में आज हम देवताओं को बस में करने वाली भाषा को सीखने सिखाने का मन बनाकर चर्चा करेंगे। इस भाषा को जानने वाले का पूरा जीवन ही बदल जाता है। रामायण की भाषा, महाभारत की भाषा, देवताओं को बस में करने वाली भाषा, प्रथम आयुर्वेद की भाषा, चारों वेदों की भाषा, देववाणी और लोक कल्याणी भाषा जिसे संस्कृत कहा जाता है। ये भाषा सबसे प्राचीन भाषा है और श्रेष्ठ भाषा है। इस भाषा के धारण करने से व्यक्ति में अच्छे संस्कार और नैतिक आचरण स्वतः आ जाता है। इसीलिए ये भाषा सीखना प्रत्येक के जीवन के लिए आवश्यक है और किसी भी भाषा के लिए व्याकरण उतना ही ज़रूरी होता है जितने कि अंग्रेजी के लिए ग्रामर और गणित के लिए सूत्र। जिस प्रकार से गणित के लिए सूत्र बहुत महत्व रखते हैं, अंग्रेजी के लिए ग्रामर बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार से संस्कृत भाषा के लिए संस्कृत का व्याकरण भी बहुत ज़रूरी है। इसे सीखने के बाद बड़ी आसानी से संस्कृत के वाक्यों को बनाना और संस्कृत का अर्थ निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। सबसे पहले ये समझ लें कि संस्कृत भाषा के लिए और उसके व्याकरण को शुरू करने के लिए, यानी कि संस्कृत के वाक्य बनाने के लिए और संस्कृत का अर्थ निकालने के लिए मुख्य रूप से किन चीज़ों की ज़रूरत होती है या इसका मुख्य आधार क्या है, तो इससे पहले समझ लें कि जैसा कि दे रखा है कि संस्कृत वाक्य बनाना सीखें। इसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है वो समझ लें कि संस्कृत वाक्य बनाने के लिए क्या सीखना पड़ता है। सबसे पहले ये समझना होगा, ये देख लो, समझ लो। इसमें आता है मुख्य रूप से नंबर 1 पुरुष। और पुरुष क्या है वो विस्तार से हम जानकारी बाद में देंगे, पहले समझ लीजिए कि पुरुष से सीखने और समझने पड़ते हैं। जिस प्रकार से अंग्रेजी की ग्रामर में पर्सन सिखाए जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक उसी प्रकार से संस्कृत के व्याकरण में पुरुषों का ज्ञान जरूरी होता है और पुरुषों का संबंध ठीक उसी प्रकार से है जैसे सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का संबंध सीधे सीधे सब्जेक्ट यानी कर्ता से होता है, वैसे ही इसमें संस्कृत व्याकरण में पुरुष का संबंध कर्ता से ही है। तो पुरुष सीखना और समझना पड़ता है। नंबर 2 पे कर्ता समझने पड़ते हैं कि कर्ता और पुरुष का क्या संबंध है। और तीसरे नंबर पर समझना पड़ता है लकार। अटपटा शब्द लग रहा होगा संस्कृत का व्याकरण की, जिसको जानकारी नहीं है या नहीं पढ़ा है उन्हें लग रहा होगा कि लकार क्या है। जैसे अंग्रेजी में टेंस इसको कहा जाता है, हिंदी में काल कहा जाता है, उसी में संस्कृत में कहा जाता है उसको लकार, यानी कि लकार मीन्स होता है, हिंदी में कह सकते हैं इसको काल। तो तीन चीज़ें ये हो गई। नंबर 1 पुरुष, नंबर 2 कर्ता, 3 और नंबर 3 पे आता है लकार और चौथे नंबर पर आती है विभक्ति। इसको भी समझना पड़ता है, तभी वाक्यों को बनाया जा सकता है और संस्कृत का अर्थ निकाला जा सकता है। जैसे वाक्य दिया हुआ है, वह पुस्तक पढ़ता है, इसको संस्कृत में अनुवाद करना है, संस्कृत में बनाना है, तो वाक्य बनेगा सः पुस्तकम पठति। अब ये कैसे हुआ है, इसको पुरुष, कर्ता और लकार और विभक्ति के अनुसार ही तय होगा। इसकी जानकारी के बाद ही ये समझ में आएगा ये कैसे होता है। तो इसको सीखने के लिए थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। एक बार में समझ में ना आए तो इसको बार बार सीखने और समझने की कोशिश करें। तो इसके लिए जो कुछ मुख्य नियम है उन्हें पहले समझ लें कि क्या क्या नियम है। नियम नंबर 1, यानी कि वाक्य जो बनाना था, ये वाक्य जो बनाया गया है इसके लिए नियम क्या। नियम नंबर 1 में दे रखा है कि वाक्य के लकार के अनुसार, यानी कि वाक्य के लकार के अनुसार का मतलब वाक्य का काल कौन सा है। यानी कि जैसे अंग्रेजी में जब ग्रामर पढ़ी जाती है उसका जो सेंटेंस यानी कि वाक्य जब बनाया जाता है सबसे पहले उसका टेंस पहचाना जाता है, किस टेंस का किस काल का वाक्य है। ठीक उसी प्रकार से संस्कृत में अगर वाक्य बनाना है तो हिंदी में जो वाक्य दिया हुआ है उसका पहले लकार पहचानेंगे, यानी कि किस काल का वाक्य है, तो लकार के अनुसार। और फिर आगे दे रखा है कर्ता के अनुसार, कर्ता के पुरुष तथा वचन, यानी कि कर्ता किस पुरुष का है और उस पुरुष के कई वचन का है। अब ये पुरुष की चर्चा करेंगे, थोड़ा विस्तार से भी समझाएंगे।
किस पुरुष का करता है और कई वचन में है, इतना समझने के बाद में ही उसमें क्रिया लगाई जाती है। लिखा है आगे, उसके अनुसार क्रिया लिखते हैं। नियम नंबर 2, अब ये तो बात हो गई कर्ता और क्रिया की। अब जो वाक्य बड़े होते हैं उनमें अन्य शब्द भी होते हैं, तो उन अन्य शब्दों के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? उसके लिए जरूरत पड़ती है विभक्ति की। यानी कि जो अन्य शब्द होते हैं उनका प्रयोग विभक्ति के अनुसार किया जाता है, यानी कि उसमें देखना पड़ता है कि कौन सी विभक्ति है और कई वचन में है, तो उसके अनुसार उन शब्दों की संस्कृत लिखी जाती है। तो ये इसलिए याद करना जरूरी होता है, और इतना समझने के बाद में ही संस्कृत का कोई भी काम आगे बढ़ाया जा सकता है, समझा और सीखा जा सकता है। तो आइए थोड़ा चर्चा करते हैं। सबसे पहले पुरुष पर, यानी कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। थोड़ा ध्यान से समझें। नंबर 1 पहला पुरुष होता है जिसको कहा जाता है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, और दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है उत्तम पुरुष। ठीक उसी प्रकार से हैं जैसे इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं, जिनका प्रोनाउन से घनिष्ठ संबंध होता है, उसी प्रकार से इन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का जो है कर्ता से घनिष्ठ संबंध है। और इसके बाद फिर जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है, लकार की बात की थी, तो लकार को समझ लीजिए। लकार संस्कृत के व्याकरण में मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। जैसे हिंदी में काल 3 रखे गए हैं, इंग्लिश में टेंस 12 हैं, वैसे ही संस्कृत के व्याकरण में लकार जो है वो 5 हैं, यानी कि 5 काल है। वो बताएंगे विस्तार से, धीरे धीरे सब जानकारी मिल जाएगी, सीखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद बात आती है विभक्ति की। जो विभक्ति की बात की गई थी, तो समझ लें कि संस्कृत में 8 विभक्तियाँ होती हैं। मुख्य रूप से कितनी विभक्तियाँ होती हैं? 8 विभक्तियाँ होती हैं, और इन सभी का आपस में गहरा संबंध है, यानी कि पुरुष, कर्ता, लकार और विभक्ति का, इनका आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। और जब वो संबंध समझ में आ जाएगा तो वाक्य बनाना बड़ा ही आसान हो जाएगा, बड़ी आसानी से वाक्यों को बनाया जा सकता है और संस्कृत के अर्थ को भी निकाला जा सकता है। धीरे धीरे सब सीखने को मिलेगा। लगातार बने रहें, और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट और लाइक ज़रूर करें। लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जानकारी कैसी लगी है, और जानकारी और चाहिए तो कमेंट करके और लाइक करके प्रेरणा दें, ताकि जल्दी जल्दी हम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देते रहें, और अन्य लोगों को भी शेयर कर दें ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके।